गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टार्ट करें हम लोग। ओके फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी के रेस्पेक्ट में सीजीएसटी एक्ट के जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 16 से सेक्शन 21 में दे रखे हैं, लेकिन हमें डिस्कस करने 3 सेक्शन 16, 17 और सेक्शन 18। फ्रेंड, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 16। क्लियर? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 17। सो आप लोग रेडी है तो स्टार्ट करूं मैं? ओके नाउ फ्रेंड, देखिए सेक्शन 17 की हेडिंग क्या दे रखी है? अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। दैट मीन्स फ्रेंड, ये चैप्टर भी हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, और सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट। हालांकि मैं डिटेल में समझाऊंगा सेकंड पार्ट में, बट जस्ट आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूं ब्लॉक्ड क्रेडिट, 2 वर्ड है, ब्लॉक्ड एंड क्रेडिट। मीनिंग क्या हुआ? कुछ ऐसे गुड्स है और कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसे आप एक्वायर करते हो, परचेज करते हो, ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपने इनपुट टैक्स पे किया है। बट सेक्शन 17 में स्पेशली मना कर रखा है कि हम इसकी क्रेडिट ब्लॉक कर रहे हैं। दैट मीन्स भले ही ये गुड्स, ये सर्विस आपने बिजनेस पर्पस के लिए ली थी, लेकिन हम आपको इसकी क्रेडिट नहीं देंगे। दैट मीन्स उस आइटम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन खराब है। क्यों? क्योंकि इन सेक्शन के अंदर जो लिस्ट दे रखी है, जो आइटम दे रखी है, आप उस आइटम के रेस्पेक्ट में जो भी टैक्स पे किया है उसकी क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो सेक्शन 17 2 पार्ट में डिस्कस करना है। फर्स्ट पार्ट अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड सेकंड पार्ट ब्लॉक्ड क्रेडिट, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट डिटेल में हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके तो फ्रेंड्स, एक बार आप नोटबुक वगैरह जो नोट करनी है नोट कर लो, हेडिंग वगैरह डाल दो। स्टार्ट करूंगा मैं फर्स्ट पार्ट, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट्स। नाउ फ्रेंड्स, अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? पढ़ा होगा ये वर्ड कहीं ना कहीं आप लोगों ने। अगर आपका सब्जेक्ट कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट आपके है सिलेबस में, अगर हो गया है तो आपने वहां ओवरहेड्स के रेस्पेक्ट में इस तरह की बात करी होगी। फ्रेंड, अपॉर्शनमेंट हमेशा कॉमन चीज का होगा। तो जो चीज कॉमन है उसको किसी ना किसी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज कॉल्ड अपॉर्शनमेंट। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर ना? हमको जीएसटी के रेस्पेक्ट में और इनपुट टैक्स क्रेडिट के रेस्पेक्ट में कुछ डिस्कस करना है। फ्रेंड्स, सपोज आपने कोई इनपुट परचेज किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, या कोई आपने इनपुट खरीदा, या आपने इनपुट सर्विसेज ली, आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा, दैट इज इनपुट टैक्स। क्या आप उस इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेना चाहोगे? बिल्कुल लेना चाहोगे। पर फ्रेंड्स, यहां पर हमें सेक्शन 17 को भी देखना पड़ेगा कि वो इनपुट जो है वो किस पर्पस के लिए यूज किया गया है। जैसे आपने कोई इनपुट परचेज किया, और मैं इस तरीके से डिस्कस कर रहा हूं, मान लो सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, मतलब 2 तरह की बातें हमको करनी है।
आपने वो इनपुट परचेस किया, तो सोचो कि आपने उस इनपुट को कैसे यूज किया। तो आप उस इनपुट को 3 तरीके से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो इनपुट 100% बिजनेस यूज के लिए काम में लिया, 100% बिजनेस यूज, फुल्ली बिजनेस यूज के लिए, तो क्या आपको उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, और 100% आपको क्रेडिट मिलेगी। लेकिन सपोज आपने जो इनपुट परचेस किया था, आपने उसको 100% या फुल्ली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, 100% नॉन बिजनेस पर्पस, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट पर्पस। मान लो आपने कोई इनपुट परचेस किया और उस पर आपने टैक्स पे किया। हाँ, बिजनेस पर्पस के लिए इनिशियली तो आपने खरीदा था, पर बाद में आपने उसकी ड्राइंग कर दी, घर पे लेके चले गए पर्सनल यूज के लिए, तो क्या आपको इसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए? बिल्कुल आपको क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए। और हमने कहा भी था सेक्शन 16 में भी, और डेफिनेशन पढ़ाई थी तब भी, आपको इनपुट की क्रेडिट तभी मिलेगी व्हेन इट इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इनिशियली आपने कोई परचेस करी, फॉर एग्जांपल स्टॉक खरीदा, टैक्स पे किया होगा, लेकिन उस स्टॉक में से कुछ आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर दिया, ड्राइंग, ऑब्वियसली आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए। बट सपोज करिए आपने वो गुड्स पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल यूज के लिए काम में लिया, तो आपको क्रेडिट मिलनी चाहिए क्या? यस, आपको क्रेडिट मिलेगी तो सही, लेकिन प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगी, प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगी। क्लियर? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अपॉर्चमेंट। दैट मीन्स अगर कोई इनपुट पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए काम में लिया गया हो, तो जो भी आपने टैक्स पे किया था उसकी सारी क्रेडिट नहीं मिलेगी। जितना बिजनेस पर्पस के लिए काम में लिया उतना क्रेडिट मिलेगी, और जितना आपने पर्सनल यूज के लिए काम में लिया है वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। मान लो आप कंप्यूटर डीलर हो, खरीदते हो बेचते हो, आपने 10 कंप्यूटर खरीदे एज ए स्टॉक, ऑब्वियसली 10 कंप्यूटर पे आपने टैक्स पे किया होगा, लेकिन उसमें से एक कंप्यूटर आप अपने बच्चे के लिए स्टूडेंट के लिए घर पे लेके चले गए पर्सनल यूज के लिए, तो जो 10 कंप्यूटर पे आपने इनपुट टैक्स पे किया था सबकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, सिर्फ 9 कंप्यूटर पर दैट इज प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगी। एक कंप्यूटर जो आपने पर्सनल पर्पस के लिए काम में लिया उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्लियर? तो 100% बिजनेस यूज सारी क्रेडिट ले लो, 100% नॉन बिजनेस यूज बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिलेगी, पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल, यहां हमको अपॉर्चमेंट की बात करनी पड़ेगी, आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगी। क्लियर? नाउ फ्रेंड, उसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी आपको कुछ दे रखा है। आपने कोई इनपुट खरीदा, उस इनपुट को यूज किया और एक आउटपुट बनाया। तो मान लो आपका इनपुट एक्स था, आपने एक्स इनपुट खरीदा, उसके ऊपर टैक्स पे किया, फिर एक्स के ऊपर कुछ प्रोसेस किया और आपने प्रोडक्ट ए बना दिया। तो प्रोडक्ट ए आपका क्या है? आउटपुट है। आपको इनपुट टैक्स की क्रेडिट तभी मिलती है जब आपका आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई हो। मान लो आपका आउटपुट एग्जम्प्टेड सप्लाई है, तो सोचो फ्रेंड, जब आप आउटपुट सेल करोगे आपको उसके ऊपर टैक्स तो पे नहीं करना है, तो एक्ट ने मना कर रखा है कि हम आपको इनपुट की क्रेडिट नहीं देंगे। इनपुट टैक्स की क्रेडिट केवल तभी मिलती है जब वो इनपुट किसी ऐसे आउटपुट को यूज करने के लिए यूज किया गया हो, वो आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए। क्लियर? और हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन में पहले, एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब जो सप्लाई निल रेट से टैक्सेबल होती है, दैट इज एग्जम्प्टेड सप्लाई, या जिस सप्लाई को गवर्नमेंट ने स्पेशली एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से एग्जम्प्ट कर दिया है, इट इज एग्जम्प्टेड सप्लाई।
और मैंने कहा था नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो भी एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में आते हैं। आप चाहे तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार, उसके बाद इस लेक्चर को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो इनपुट टैक्स की क्रेडिट कब मिलती है? जब वो इनपुट यूज किया, आउटपुट बनाया, और वो आउटपुट जो है वो टैक्सेबल होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सिचुएशन 2 में? मान लो आपने इनपुट खरीदा और उस इनपुट को यूज किया, तो आपने उस इनपुट को यूज किया है टैक्सेबल सप्लाई के लिए, 100% टैक्सेबल सप्लाई। क्या आपको उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए? यस, मिलेगी। मान लो आपने इनपुट परचेस किया, इसको यूज किया, आउटपुट बनाया, और वो आउटपुट जो है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, क्या आपको उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए? नहीं। बट सपोज एक कॉमन इनपुट है, कई बार ऐसा होता है आप कई प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन इनपुट तो कॉमन होते ही है। तो आपने एक इनपुट खरीदा, आपने उस पर टैक्स पे किया, इस इनपुट को यूज करके 2 प्रोडक्ट बना दिए, एक पी और दूसरा क्यू। पी टैक्सेबल है और क्यू गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है। इसका मतलब उस इनपुट को आपने किसमें यूज किया है? पार्टली एग्जम्प्टेड सप्लाई और पार्टली टैक्सेबल सप्लाई के लिए। तो फ्रेंड्स आपको इसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी तो चाहिए, लेकिन कितनी मिलेगी? प्रोपोर्शनेट। तो सिंपल सी बात है, आपको इनपुट टैक्स की क्रेडिट कब मिलेगी? 100%, जब वो पूरा का पूरा बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाए और वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। क्लियर? अदरवाइज या तो आपको क्रेडिट मिलेगी नहीं, या मिलेगी तो प्रोपोर्शनेट मिलेगी। ओके? नाउ फ्रेंड्स, एक बार आप इसको अच्छे से समझो, नोट करो। एक छोटी सी डेफिनेशन में और समझाऊंगा, उसके बाद में इसकी रीडिंग लगाएंगे, एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। ओके? एक बार आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके फ्रेंड, एक डेफिनेशन में और समझा रहा हूं, ढंग से सुनेंगे आप लोग। जीरो रेटेड सप्लाई। फ्रेंड, जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है कि जीरो रेटेड सप्लाई में फ्रेंड 2 सप्लाई इंक्लूड है। एक तो क्या रखा है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो इंडिया के बाहर, दैट मीन्स इट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई। और ऐसी सप्लाई पर जीएसटी की रेट क्या होती है? 0। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। दूसरा दे रखा है जीरो रेटेड सप्लाई में 2 सप्लाई इंक्लूड है ना। सेकेंड इज सप्लाई टू SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ डेवलपर और यूनिट इन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फ्रेंड्स, आप SEZ का मतलब जानते हैं क्या? चलो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं SEZ, जस्ट नॉलेज के लिए। फ्रेंड, जैसे मैं नक्शा बना रहा हूं, मेरे से बनेगा ना इंडिया का नक्शा। अब आपको पता राइटिंग ऐसी तो ड्राइंग कैसी होगी। सपोज कर लो यार आप, ये हमारा इंडिया है। क्लियर? अब गवर्नमेंट SEZ क्यों डिक्लेयर करती है? गवर्नमेंट चाहती है किसी पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट हो। तो डेवलपमेंट कब होगा? जब वहां बहुत ज्यादा बिजनेस यूनिट्स लगे तो डेवलपमेंट होगा। अब बिजनेस यूनिट लगाने के लिए हम लोग कब एनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे? जब हमको कई तरह के टैक्स कंसेशन मिले। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो एरिया है हम इसे SEZ डेवलप कर रहे हैं, इस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को। इसका मतलब जब गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया कि ये पर्टिकुलर एरिया SEZ है, इसका मतलब इसमें जो जो लोग अपने यूनिट लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, उन लोगों को कई तरह के एग्जम्पशंस होते हैं। इनकम टैक्स में भी होते हैं, जीएसटी में भी होते हैं, बाकी जगह भी होते हैं। तो जब टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं तो लोग एनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और यहां वो अपने यूनिट्स लगाते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं। और जब बिजनेस सेटअप होंगे, ऑब्वियसली उस एरिया का क्या होगा? डेवलपमेंट। क्लियर?
नाउ बेनिफिट्स क्या होते हैं? नॉर्मली आप देखो तो इस पर्टिकुलर एरिया को ट्रीट किया जाता है लाइक ए फॉरेन कंट्री, लाइक ए फॉरेन कंट्री। तो आप सोचो फॉरेन में क्या इंडियन गवर्नमेंट जा सकती है टैक्स लेने के लिए? नो। तो टैक्स पर्पस के लिए, तो आप ऐसा मत सोचना इस एरिया में जाना है तो पासपोर्ट लेके आओ, नहीं। टैक्स पर्पस के लिए नॉर्मली इस एरिया को ट्रीट किया जाता है लाइक ए फॉरेन कंट्री। इसका मतलब उससे वहां पे आप जो यूनिट बना रहे हो उससे कमा रहे हो, इनकम टैक्स में बेनिफिट्स है। क्लियर? वहां पे अगर आप कोई सप्लाई वगैरह कर रहे हो, जीएसटी में आपको बेनिफिट दे रखा है, जैसे जीरो रेटेड सप्लाई का। अब दो लोग होते हैं, जो इस एरिया को डेवलप करता है पूरा, वो तो होता है डेवलपर, और फिर होता है कि डेवलप करने के बाद लोग अपने वहां यूनिट लगाते हैं, बिजनेस लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिट। जैसे गवर्नमेंट ने हमें कहा आप पूरा एसईजेड डेवलप करके दोगे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम तो डेवलपर है। अब इस डेवलप करने के बाद जब लोग अपने यूनिट लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, बिजनेस लगाएंगे, ऑफिसेस लगाएंगे, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्लियर? तो मैंने क्या कहा आपको, सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर को, या एसईजेड में जो यूनिट है उसको सप्लाई करोगे, उससे भी क्या बना जाएगा? जीरो रेटेड। क्लियर? तो जीरो रेटेड सप्लाई में फ्रेंड्स दो सप्लाई इंक्लूड से, टू सप्लाई, फर्स्ट एक्सपोर्ट और सेकंड सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर और सप्लाई टू यूनिट इन एसईजेड। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? फ्रेंड देखो, ये जीरो रेटेड सप्लाई है, इसका मतलब इन दो सप्लाई को आप करोगे तो इस पे जीएसटी की रेट क्या है? 0%। और जिन गुड्स या सर्विस पर जीएसटी 0% होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जम्प्टेड सप्लाई। तो अगर कोई इनपुट आपने एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज किया है, उसकी तो क्रेडिट मिलती नहीं है। तो मान लो आपने कोई सप्लाई, आपने कोई इनपुट खरीदा, उससे आउटपुट बनाया और आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, या आउटपुट को आप एसईजेड यूनिट को सप्लाई कर रहे हो, तो क्या आपका आउटपुट टैक्स आएगा? नहीं आएगा। तो लॉजिकली आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। बट फ्रेंड ये एक स्पेशल बेनिफिट है। ये कहा गया है कि अगर जीरो रेटेड सप्लाई है, दैट मींस एक्सपोर्ट है, या एसईजेड डेवलपर या यूनिट को आपने सप्लाई करी है, तो भी हम आपको इनपुट की क्रेडिट दे देंगे। दैट मींस फ्रेंड्स लॉजिक ये है कि एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए अगर कोई इनपुट यूज करते हो तो उस इनपुट के रेस्पेक्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपकी सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन में आ रही है, दैट मीन ये दो सप्लाई है, तो इन दो सप्लाई के लिए अगर इनपुट यूज किया गया है, आपको उसकी क्रेडिट मिलेगी, भले ही आपका आउटपुट टैक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई है। ओके, क्लियर? एक बार फ्रेंड्स इसको भी आप नोट कर लो, एक बार नोट कर लो इसको भी। नोट कर लिया फ्रेंड? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं रीडिंग लगा रहा हूं, सारा समझा दिया मैंने, मैं पढ़ लेता हूं, जस्ट ढंग से सुनेंगे आप। एपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी सेक्शन 17(1), 17(2). सेक्शन नंबर 17 याद हो जाए तो अच्छा है, सब सेक्शन याद हो तो ठीक, नहीं हो तो चलेगा। फर्स्ट सिचुएशन 1, 7(1). इफ गुड्स एंड सर्विस आर यूज पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस, दैट मीन्स पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। तो मैंने कहा था एपोर्शनमेंट तो किसका होता है? कॉमन का। तो वो इनपुट पार्टली बिजनेस और पार्टली नॉन बिजनेस के लिए काम में लिया, तो जितना आपने टैक्स पे किया था सबको क्रेडिट नहीं मिलेगी। देखो आप, where the goods or service or both are used by registered person partly for the purpose of any business and partly for other purpose, the amount of credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to the purpose of his business. तो शॉर्ट में हुआ क्या? आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगी जितना आपने बिजनेस यूज के लिए काम में लिया है। क्लियर? चलो एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। सिंपल है, कोई टेक्निकल चीजें नहीं है। अ रजिस्टर्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल ए पार्टनरशिप फर्म, इट परचेज 5 लैपटॉप्स
बट वन ऑफ द लैपटॉप इज बीइंग यूज्ड बाय सन ऑफ वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म। तो 5 लैपटॉप खरीदे, पांचों पे टैक्स पे किया होगा, इच्छा तो हो रही है यार पांचों की आईटीसी ले लूं, नहीं, एक लैपटॉप पे नहीं मिलेगी, प्रोपोर्शनेट छोड़ दो। तो मान लो 5 लैपटॉप के ऊपर 10,000 रुपए का इनपुट टैक्स पे किया था, तो एक के ऊपर प्रोपोर्शनेट कितना आएगा, 2,000, वो मिलेगा नहीं, ओनली 8,000 मिलेगा। ITC will not be available on such laptop as it is used for personal purpose. Clear? For example, a registered person is in the business of manufacturing shoes. Shoes बनाता है. He gave 50 pair of shoes to his friend free of cost. अब वो shoes बनाता है, मैन्युफैक्चरर है, तो कई इनपुट्स खरीदे होंगे, कैपिटल गुड्स खरीदे होंगे, इनपुट सर्विस ली होगी, खूब सारा इनपुट टैक्स पड़ा है, बट क्या सारे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा? नहीं, ये 50 जो पेयर शूज है जो इसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट में दे दी है, इसके रेस्पेक्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, बाकी जितने भी शूज मिलेगी। सो आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस attributable to such 50 pair of shoes being used for non-business purpose will not be available. तो 50 के रेस्पेक्ट में नहीं मिलेगी, बाकी तो मिलेगी। फ्रेंड इसी तरीके से आप देखिए सिचुएशन 2 जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, मैंने डायग्राम बनाया था ना, उसमें 1 और 2 लिखा था। सेकंड, इफ द गुड्स और सर्विस आर यूज पार्टली फॉर अफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। क्लियर? तो जीरो रेटेड सप्लाई वैसे तो एग्जम्प्टेड सप्लाई होती है क्योंकि उसके ऊपर टैक्स रेट जीरो होती है, बट आईटीसी पर्पस के लिए इसे आप कह सकते हो ट्रीट किया जाएगा लाइक ए टैक्सेबल सप्लाई, दैट मींस इस पर आईटीसी मिलेगी। Where the goods and service or both are used by registered person partly for effecting taxable supply including zero rated supply under this act or IGST act and partly for effecting exempted supply under this act. That means partly taxable supply, partly non taxable supply. लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई भले टैक्स रेट जीरो है, भले उसको आप एग्जम्प्टेड बोलो, बट आईटीसी के लिए इसे क्या मान लिया जाएगा? टैक्सेबल सप्लाई। The amount of credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to said taxable supply including zero rated supply. Clear? एग्जाम्पल भी ले लो फ्रेंड्स। अब इसमें तो क्या है, सिंपल चीज है। आउट ऑफ 10 कंटेनर्स परचेज बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अब 10 कंटेनर खरीदा है तो इसके ऊपर टैक्स तो पे किया होगा। एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, 5 are used for storing non-taxable supply, that is exempted supply. For example, such as petroleum. Currently, petroleum is out of the GST. तो उसने 10 कंटेनर खरीदे, 5 को उसने एग्जम्प्टेड सप्लाई को स्टोर करने के लिए यूज किया है। इसका मतलब क्या पूरे 10 कंटेनर पे क्रेडिट मिल जाएगी? नहीं, वो 5 जो एग्जम्प्टेड सप्लाई उस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो आईटीसी ऑन 5 कंटेनर यूज फॉर नॉन टैक्सेबल गुड्स कैन नॉट बी अवेल। सिंपल था, क्लियर? इसको थोड़ा अच्छे से आप सुन लेना, है ना। अ रजिस्टर्ड पर्सन परचेज पर्सन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एक्स, तो एक्स इसका क्या है? आउटपुट चार्जेबल टू 18% जीएसटी, इसका मतलब एक्स जो है ये तो टैक्सेबल सप्लाई है क्योंकि इसके ऊपर तो 18% जीएसटी लग रही है। और प्रोडक्ट वाई चार्जेबल टू नील रेट ऑफ टैक्स, इसका मतलब y जो है ये आपकी क्या है? एग्जम्प्टेड सप्लाई। इसका मतलब y को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर आपको इनपुट यूज करोगे तो क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए। एंड प्रोडक्ट जेड विच इज एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड। नाउ फ्रेंड, प्रोडक्ट जेड जो है उस पर जीएसटी की रेट 0% है क्योंकि एक्सपोर्ट किया है, बट इसे भी क्या माना जाएगा? लाइक ए टैक्सेबल सप्लाई, दैट मीन्स इट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई। क्या इसके ऊपर क्रेडिट मिलेगी? यस। ऑल द 3 प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ए कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विस। तो हम 3 चीजें बना रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड, और ये तीनों आउटपुट बनाने के लिए कॉमन इनपुट है, तो टैक्स तो पे किया होगा। एक्स के रेस्पेक्ट में यस क्रेडिट मिलेगी क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई है। जेड भले जीरो रेटेड है बट उसकी भी क्रेडिट मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, y को बनाने के लिए जो इनपुट यूज किया गया है उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी।
क्लियर? देखो क्या लिखा आंसर में, ITC on input and input service attributable to product Y being are exempted will not be available. Clear? Z मिलेगी because it is a zero rated supply. Okay? चलो बचाओ भी पढ़ लेते हैं. In both the above situation, full ITC on inward supply cannot be taken. नहीं मिलेगी, only proportionate मिलेगी, जो मैंने आपको समझा दी है. अब ये प्रोपोर्शनेट कैसे करते हैं फ्रेंड, इसके रूल से, बड़ा अच्छी बात है, ये रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है, एटलीस्ट इतना बर्डन तो कम हुआ, फाइनल में पढ़ लेना. ठीक है. नो फ्रेंड, नेक्स्ट जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन दे रखी है, हम पढ़ सकते हैं, चलो पढ़ लेते हैं. जीरो रेटेड सप्लाई मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सर्विस. फर्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सर्विस टू SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट. क्लियर? ITC may be availed on inward supply for making zero rated supply even if such supply is exempted supply. फ्रेंड इस लाइन को अच्छे से पढ़ लो आप, मैंने बार बार इस लाइन को रिपीट किया है, बार बार समझाया है. ये जीरो रेटेड सप्लाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, भले ही एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो, लेकिन फिर भी आप इसके रेस्पेक्ट में ITC क्लेम करोगे क्योंकि स्पेशली दे रखा था, है ना. देखो आप हेडिंग में दे रखा है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई. ओके, सो फ्रेंड्स यहां तक आप पढ़ो और कंप्लीट करो, फिर आगे स्टार्ट करेंगे हम. नोट कर लिया? स्टार्ट करो. नेक्स्ट एक स्पेशल प्रोविजन. यस, नेक्स्ट फ्रेंड एक स्पेशल प्रोविजन है, ऑप्शनल मेथड फॉर बैंक एक्सेट्रा सेक्शन 17 सबसेक्शन 4. तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक ऑप्शन दे रखा है. फ्रेंड अभी हमने डिस्कस किया था सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, जिसने क्या कहा था, अगर आपने कॉमन इनपुट है और वो इनपुट एग्जम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए यूज किया जाता है, तो उस इनपुट पर जो टैक्स पे किया था उसकी आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगी, और जितनी आपने टैक्सेबल सप्लाई के लिए की थी उतनी, क्योंकि एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए अगर कोई इनपुट आप खरीदते हो और टैक्स पे करते हो उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है. ये अभी हमने डिस्कस किया सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में. फ्रेंड हम बैंक की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं. बैंक जो आउटपुट सर्विसेज देती है, और आप जानते हैं बहुत सारी सर्विसेज देती है, उनमें से कुछ सर्विस टैक्सेबल होती है और कुछ एग्जम्प्ट भी होती है. तो फ्रेंड बैंक को भी सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा अपना ITC को. जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था कि बैंक अगर किसी को लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट देती है और कंसिडरेशन इंटरेस्ट या डिस्काउंट के फॉर्म में लेती है, या जरूरी नहीं बैंक हो, कोई भी हो, किसी को लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट देना नॉर्मली बैंक करती है, और जिसका कंसिडरेशन इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, वो सर्विस एग्जम्प्ट थी. तो फ्रेंड बैंक ने कुछ इनपुट्स खरीदे, उस पर टैक्स पे किया, और वो कॉमन इनपुट है, उस इनपुट को यूज करके बैंक टैक्सेबल सर्विस भी दे रही है और एग्जम्प्ट सर्विस भी दे रही है. तो क्या पूरे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं, आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगी, और सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंदर आप प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ले लो. लेकिन 17 सबसेक्शन 4 ने बैंक को दो ऑप्शन दिए हैं. उसने कहा 17 सबसेक्शन 2 का ऑप्शन जो सबको है वो आपको भी है, बट आप चाहो तो एक ऑप्शन और ले सकते हो, जो इच्छा है वो ले लो. बट जैसे एक बार दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिया, तो वो ऑप्शन फिर आप उस साल, बचे हुए साल में आप चेंज नहीं कर पाओगे, बचे हुए मंथ में आप चेंज नहीं कर पाओगे. हाँ, नेक्स्ट ईयर में फिर फ्रेश ऑप्शन ले सकते हो. क्लियर? मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं. चलो, जैसे जिस प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात करें, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बैंकिंग बिजनेस, हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 4. और ये सबसेक्शन इन लोगों को दो ऑप्शन देता है.
और जो ऑप्शन आप लोगे वो उस साल आपको रखना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑप्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो सबको इनको भी है। तो ऑप्शन 1 में कहा है कि आप अवेल करो आईटीसी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, जो सबके लिए है। इसका मतलब बैंक भी क्या करे, तो बैंक ने जो इनपुट टैक्स पे किया है और वो इनपुट एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों सप्लाई के लिए यूज किया है, तो 17 सबसेक्शन 2 अप्लाई करो और प्रोपोर्शनल क्रेडिट ले लो, बात खत्म। बट फ्रेंड ये एक ऑप्शन और है और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक को ही है, दैट मीन्स ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में इनको कहा है आप क्या करेंगे, अवेल आईटीसी कितना 50% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट्स, जितने भी आपके एलिजिबल क्रेडिट है उसका 50% आप क्लेम कर लो। इसका मतलब यह हुआ कि बैलेंस 50% विल बी लैप्स्ड। क्लियर? दैट मीन जो भी एलिजिबल क्रेडिट आ रहा है उसका 50% ले लो और बचा हुआ 50% क्या हो जाएगा, लैप्स। दो में से जो ऑप्शन चाहिए वो ले लो। एक बार जो ऑप्शन लिया वो उस साल आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये एलिजिबल क्रेडिट का मतलब क्या है। मैं यही लिखता हूं, कोशिश करूंगा कि इसमें कंप्लीट हो जाए। एलिजिबल क्रेडिट का मतलब क्या है, उसी का आपको 50% लेना है। तो क्या एलिजिबल क्रेडिट के अंदर वैसे तो सारा इनपुट टैक्स आ जाएगा जो भी आपने पे किया है, सारा इनपुट टैक्स, बट आप इसमें शामिल नहीं करोगे एक नॉन बिजनेस सप्लाई, जो प्रैक्टिकली देखे तो बैंक के केस में कम होती है। अगर कोई नॉन बिजनेस सप्लाई है तो क्या आप उसकी क्रेडिट ले सकते हो? 17(1) में स्पेशली मना कर रखा है कि नॉन बिजनेस सप्लाई दैट इज पर्सनल, उसकी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो इसको फ्रेंड आप छोड़ दो, ये एलिजिबल क्रेडिट में शामिल नहीं होगी। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट का है कि उसकी क्रेडिट तो किसी को मिलती नहीं है, तो इस ब्लॉक क्रेडिट को भी छोड़ दो, के अलावा जो है वो एलिजिबल क्रेडिट है। तो मान लो आपने इनपुट के ऊपर 5 लाख का टैक्स पे किया, उस 5 लाख में 1 लाख का टैक्स ऐसा था जो नॉन बिजनेस सप्लाई के रेस्पेक्ट में था, खत्म करो। उसमें से 50,000 आपकी ऐसी है जो 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक कर रखी है, 50,000 भी छोड़ो। तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस किया, 50,000 माइनस किया, बचा हुआ 3,50,000 आपका क्या है, एलिजिबल क्रेडिट है। उस एलिजिबल क्रेडिट में क्या शामिल होगी, एग्जम्प्टेड वाली भी और टैक्सेबल वाली भी, क्योंकि हमने माइनस सिर्फ किसको किया, नॉन बिजनेस सप्लाई को, एग्जम्प्टेड को नहीं किया है। तो बची हुई जो एलिजिबल क्रेडिट है उसमें कौन से इनपुट होंगे, वो इनपुट जो 100% टैक्सेबल सप्लाई के लिए थे और वो इनपुट जो बिजनेस और टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए थे। क्लियर? तो टोटल इनपुट टैक्स में से ये दो सप्लाई से रिलेटेड टैक्स खत्म कर दो, हटा दो, बचा हुआ जो आपका इनपुट टैक्स है उसे क्या बोलोगे, एलिजिबल क्रेडिट, और उसका कितना क्लेम कर सकते हो, 50%। उसका 50% क्लेम कर लो। तो 5 लाख में से ये दो माइनस करो, बचा हुआ 350 का 50% 175, इतना आप क्लेम कर दो। अब आपको जो ठीक लगे वो ऑप्शन आप ले सकते हो। बैंक चाहे तो ऑप्शन 1 में जाए, बैंक चाहे तो ऑप्शन 2 में जाए। क्लियर? बट फ्रेंड एक और स्पेशल प्रोविजन दे रखा है और ये है 50% restriction is not applicable। इसका मतलब उस केस में क्या मिलेगा, दैट मीन्स आप कितना क्लेम कर सकते हो, 100%। अच्छी बात है। कब, व्हेन सप्लाई अंडर सेम
परमानेंट अकाउंट नंबर। दैट मीन्स सेम परमानेंट अकाउंट नंबर वालों के बीच अगर सप्लाई हो रही है तो आप 100% क्रेडिट लो, वहां 50% की बात मत करना। तो ये प्रोविजन तो अच्छा है। जैसे मान लो स्टेट बैंक है तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, तो स्टेट बैंक तो एक ही, उसका पैन नंबर तो एक ही होगा। तो स्टेट बैंक अदर देन ब्रांचेस आउटसाइडर से जो सप्लाई ले रही है वो तो डिफरेंट परमानेंट अकाउंट नंबर वाले हैं, वहां तो 50% की रेस्ट्रिक्शन होगी। बट मान लो स्टेट बैंक ने एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को सर्विसेज दे रही है, वो तो सेम ब्रांच वाली है, वहां आप 100% क्रेडिट क्लेम करोगे, वहां 50% का रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो ये प्रोविजन फ्रेंड्स एक तरीके से अच्छा है। तो देखिए, जो भी इनपुट टैक्स में आप सबसे पहले नॉन बिजनेस सप्लाई वाला टैक्स खत्म कर दो, ब्लॉक क्रेडिट को खत्म कर दो, नॉन बिजनेस सप्लाई के लिए जो इनपुट यूज किया था उस पर जो टैक्स पे किया था, हम इनपुट टैक्स की बात कर रहे हैं, बचा हुआ आ गया। उसमें भी अगर सेम परमानेंट अकाउंट नंबर वाली सप्लाई है उसको अलग कर दो, उसको तो पूरा ले लेना 100%, बचा हुआ 50%। फिर से सुनना, जितना भी इनपुट टैक्स आपने पे किया है उस इनपुट टैक्स में से उन इनपुट के ऊपर जो टैक्स पे किया है जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आगे जाके यूज किया गया है उसको तो आप हटाओ। जो ब्लॉक क्रेडिट वाला है जो हम पढ़ेंगे आगे उसको भी हटाओ, बचा हुआ। ये बचा हुआ एलिजिबल है, बट फ्रेंड इसमें भी जो सेम परमानेंट अकाउंट नंबर वाले हैं उसका तो 100% ले लो, उस पर 50% का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बचा हुआ जो है उसका 50% ले लो। क्लियर? ये ऑप्शन 2 था। ऑप्शन 1 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 17 सबसेक्शन 2, दो में से जो ठीक लगे वो ले लो। फ्रेंड एक बार आप क्या करेंगे, इसको नोट कर देंगे, है ना। मैं स्क्रीन पूरी दिखाता हूं, चलो आपको। ये फ्रेंड एक बार आप नोट करो, ये नोट हो जाए तो इसके नीचे वाला भी नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं रीडिंग लगाऊंगा। देखिए आप लोग फ्रेंड्स, ये प्रोविजन हम लोगों ने पढ़ा है, मैं एक बार रीडिंग लगा रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन, अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी engaged in supplying service by way of accepting loans, deposit, extending loans and advances shall have option 2. दो ऑप्शन है, एक either comply with the provision of section of subsection 2, that means what, 17 हम पढ़ रहे तो 17 subsection 2 के हिसाब से जो सबके लिए है, और avail every month an amount equal to 50% of eligible input tax credit on input capital goods input service in that month. तो आईटीसी तो हर महीने क्लेम करते हैं, तो हर महीने जो भी आपकी एलिजिबल क्रेडिट आ रही है उसका 50% ले लो, चाहे वो इनपुट पर हो, कैपिटल गुड्स पर हो या इनपुट सर्विस पर हो, एंड द रेस्ट शैल बी लेफ्ट। ओके, यही पढ़ाया था मैंने। अब फ्रेंड एलिजिबल क्रेडिट का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं। एलिजिबल क्रेडिट का मतलब क्या कहा था, देखो ये बॉक्स में लिखा है, इट इज टू बी नोटेड दैट क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस दैट आर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। तो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो आपने सप्लाई उस पर जो टैक्स पे किया वो एलिजिबल नहीं, वो तो मिलेगा ही नहीं। दूसरा आइटम मेंशन अंडर सेक्शन 70 ब्लॉक क्रेडिट, इट कैन नॉट बी अवेल। तो इन दो को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो इन दो को तो आप माइनस कर दो, दोनों में जो भी टोटल इनपुट टैक्स है उसमें से इन दो को माइनस कर दो, बचा हुआ एलिजिबल क्रेडिट उसका 50% ले लो। बट उसमें भी एक फायदा दे रखा है, ये रहा फायदा, पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर प्रोवाइडेड दैट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट apply to tax paid on supply made by one registered person to another registered person having the same permanent account number. That means 100% of such credit can be availed. For example, आप चाहे तो लिख दो, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई ने अपनी किसी दूसरी ब्रांच से कोई सर्विसेज ली हो और टैक्स पे किया हो, तो उस टैक्स का आपको 100% क्रेडिट मिलेगा। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं।
मान लो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो एसबीआई हैज गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उसने हमको कुछ इंफॉर्मेशंस दी है रिगार्डिंग इनपुट टैक्स पेड। जो उसने इनपुट टैक्स पे किया उसके रेस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। एक, उसने कहा कि इनपुट टैक्स पेड ऑन सप्लाईज, जो भी उसने सप्लाई ली है किससे, अदर देन ब्रांचेस, अदर देन इट्स ओन ब्रांचेस, इसकी खुद की जो दूसरी ब्रांचेस है उसके अलावा लोगों से ली। जैसे हमने एसबीआई को कोई सर्विस दे दी, आपने एसबीआई को कोई सर्विस दे दी, हम तो कोई उसकी ब्रांचेस है नहीं, एसबीआई ने बिल्डिंग किराए पर ले रखी है। फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर उसने टैक्स पे किया मान लो 10 लाख रुपए का टोटल इनपुट, तो जितने भी इनपुट सर्विस उसने बाहर वाले लोगों से लिए उस पर टोटल 10 लाख का टैक्स पे किया। दूसरा, उसने और इनपुट सर्विस ली है, तो इनपुट टैक्स पेड ऑन सर्विसेज टेकन फ्रॉम, अवेल्ड फ्रॉम, कुछ भी लिख सकते हैं, टेकन फ्रॉम इट्स अदर ब्रांचेस। इसने अपनी खुद की कुछ ब्रांचेस से भी इनपुट लिया, इनपुट सर्विस, उस पर टैक्स पे किया। मान लो ये टैक्स 2 लाख रुपए का है, तो टोटल इसने टैक्स कितना पे किया, 12 लाख का। क्लियर। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले ये 2 लाख तो आपको 100% मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 10 लाख जो है इसका 50% ही मिलेगा। बट फ्रेंड्स, सपोज इस 10 लाख के अंदर भी कोई नॉन बिजनेस सप्लाई है, उसको खत्म करो। अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट है उसको खत्म करो, उसकी तो क्रेडिट मिलेगी नहीं, जो बच जाए उसका 50%। क्लियर। सपोज करो, चलो और एक्सप्लेन करना है, इस 10 लाख जो हमने लिया है ना, इसके अंदर भी फ्रेंड्स क्या दे रखा है, नॉन बिजनेस सप्लाई जो आपने ली थी उसके ऊपर भी मान लो आपने 50,000 रुपए का इनपुट टैक्स पे किया। कुछ क्रेडिट ब्लॉक कर रखी है, मान लो वो क्रेडिट ब्लॉक कर रखी है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की क्रेडिट ब्लॉक है, उस पर आपको नहीं मिलेगा, तो बैलेंस जो है बस इसी के आप क्रेडिट ले सकते हो। तो बैलेंस कितना हो गया, 10 में से 8, 50। ये फ्रेंड आपकी एलिजिबल क्रेडिट होगी। तो आपको टोटल कितना मिलेगी क्रेडिट, आपको टोटल मिलेगी, मैं ये लिख रहा हूं, तो आप कितनी आईटीसी क्लेम कर सकते हो ऑप्शन 2 में। सो ऑप्शन 2 में आपको एक तो ये जो 2 लाख है अदर ब्रांचेस वाला, ये तो पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा और कितना क्लेम कर सकते हो, 50% ऑफ 8,50,000। अब फ्रेंड ये दोनों को ऐड कर दो, जो भी अमाउंट आएगा उतनी आप क्रेडिट ले सकते हो। चलो आज मेरे पास में कैलकुलेटर है, मैं आपको कैलकुलेट करके बोल देता हूं। 8,50,000 का 50% कितना हो गया, 4,25,000, प्लस उसमें 2 लाख ऐड कर दो, तो आपकी आईटीसी जो ऑप्शन 2 की आ रही है वो कितनी आएगी, 6,25,000। ये ऑप्शन 2 की है। अब ऑप्शन 1 में भी चेक करो, जो ऑप्शन ठीक लगे ले लो। क्लियर। कैलकुलेशन तो सही करिए ना भाई, मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी होती है, लिखना कैलकुलेशन 6,25, ठीक है, ओके क्लियर। तो फ्रेंड चाहो तो आप क्या करो, इसको भी नोट कर दो। चलो एक लाइन में पढ़ लेता हूं, उसके बाद लिख देना। मैंने कहा था ना थर्ड पॉइंट, ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी विड्रॉ, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी विड्रॉ और चेंज ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगले साल आप चेंज कर सकते हो, इस साल आप चेंज नहीं कर सकते, जो ऑप्शन में जा रहे हो उसी में जाना पड़ेगा। ओके तो फ्रेंड्स ये आपको नोट करना है, आप नोट कर लो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स,
सो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 17 का फर्स्ट पार्ट, अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट, सेक्शन 17(1), 17(2) एंड देन हमने डिस्कस किया सेक्शन 17 सबसेक्शन 4, जब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी के पास दो ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड, आज का लेक्चर मैं कंप्लीट कर रहा हूं, यहां तक आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के आइएगा आप लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।